वॉर जो है, जो युद्ध है, वो इस समय कई फ्रंट पे हमें लड़ना है। जो जिस क्षेत्र में, जिस प्रोफेशन में है, उस क्षेत्र में रह के एक योद्धा बन के अपने हिसाब से जैसे भी वो युद्ध कर सकता है करे। मैं मीडिया में हूँ, फिल्म्स में हूँ, OTT चलाता हूँ। मैं मीडिया वॉरियर, मीडिया का योद्धा बन के युद्ध लड़ूंगा। धर्मांतरण होता है तो एक जनजाति अपनी धर्म, अपनी परंपरा से दूर होकर अपनों का ही शत्रु हो जाता है। तो एक राजा होते हुए पिताजी ने एक जनजाति भाई का, एक दलित भाई का पैर धोकर उसकी घर वापसी करने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत की। उस कार्य उन्होंने लाखों की संख्या में घर वापसी अभियान चलाया और मुझे गर्व होता है कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं। आप सबका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ अल्टीमेटम दे दिया। आज से आप देखिए 2 सप्ताह के बाद अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता है, जो इलीगल अनऑथराइज मस्जिद बनाया, मदरसा और क्या पंजाखाना बनाया, उनको हमारे यूथ लोग खुद तोड़ेंगे। ये पूरा टीवी में ऐलान कर चुका है, ये होके रहेंगे। कि जो भी गंगा की मेडिसिनल वैल्यू है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। बंधुओं, संस्कृति हमारी जीवन शैली है। यह वह धर्म है जो हमें धारण करता है। आज विश्व भौतिकवाद के चपेट में आकर अपनी जड़ों से कट रहा है। ऐसे में भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य की मानवता को नया रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए यह परिसंवाद का आयोजन किया गया है। इस परिसंवाद के लिए जो मान्यवर है वो है प्रयागराज उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, अरुणाचल प्रदेश सरकार के बांस संसाधन एवं विकास एजेंसी के उप संचालक श्री कुरुताई जी, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, प्राच्यम OTT के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी जी तथा सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी यह परिसंवाद संचालन करेंगे। भारत माता की। 4 हिंदू मिलके तभी एक साथ चलते जब 5वां कंधे पे होता है। और यहाँ भी 5 बेटे हैं जो हमारे साथ विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। जुदेव जी है, प्रबल जुदेव जी, जिनके पिताजी दिलीप सिंह जुदेव आप राज परिवार से है और उन्होंने हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों की पैर धोके घर वापसी करवाई। ये उनके वंशज हैं। वैसे इनका पॉलिटिकल परिचय ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है, छत्तीसगढ़ के महासचिव है और उससे भी बड़ा परिचय ये है कि अपने पिता ने जो काम किया उसी काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ दूसरे हैं कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी जी। कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व उनका चेहरे से ही पता चलता है। लगता है ना कुछ चेहरे की तरफ देख के। आप विदेश में थे, आप भारतीय सेना में काम कर चुके हैं और विदेश में हॉलीवुड में काम करते थे। या हॉलीवुड छोड़ के भारत में वापस आए ताकि संस्कृति का काम किया जा सके। आपने प्राच्यम नाम से OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया है। संस्कृति रक्षा और प्राच्यम OTT का क्या रोल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दूसरे श्री कुरुताई, आप अरुणाचल प्रदेश से है, उप संचालक है बांबू है ना, ये बांस संसाधन और विकास एजेंसी अरुणाचल प्रदेश सरकार में काम करते हैं। एक्चुअली इनको सम्मान दिया गया है क्योंकि यहाँ अरुणाचल में ये धर्म संस्कृति का काम करते हैं। पूर्वोत्तर में काम करना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है। हमारे साथ विवेकानंद जी है, जरा खड़े हो जाइए, उधर मुंह करिए। विवेकानंद जी अभी
पूजनीय शांतिगिरी महाराज जी की एक यात्रा, हिंदू राष्ट्र यात्रा लेके पूर्वोत्तर में गए थे। आपको पता है पूर्वोत्तर में भगवा झंडा लगाकर हिंदू राष्ट्र की यात्रा वित्रा कुछ हो नहीं सकती, लेकिन हनुमान जी की तरह घुस गए अरुणाचल में और पूरे पूर्वोत्तर के राज्य में। एक जगह पर इनको रोका गया और कहा कि अरे कहां से आ गए पूर्वोत्तर में, ये हिंदू राष्ट्र भगवा झंडा वगैरह गाड़ी से निकालो। तो फिर इन्होंने सुदर्शन चैनल का परिचय दे दिया और सब पीछे हट गए। हमारे गुरुजी के कार्यक्रम के लिए गए थे। हमारे साथ न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिवक्ता अरुण गुप्ता जी हैं, अरुण कुमार गुप्ता जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वैसे ये जिस कोर्ट में काम करते उस शहर का नाम तो इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लेकिन कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद है, जो मैं नहीं लूंगा, इसलिए प्रयागराज कोर्ट कहूंगा। उस कोर्ट से आप है और आप चारों के साथ मेरे साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए और टीवी चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम में भी बड़ी संख्या में देखने वाले आप सभी को जय श्री राम। संस्कृति की बात हो रही है और संस्कृति रक्षा में परिचय में तो आपने देखा कि ये तो डिफरेंट क्षेत्र के लोग हैं। कोई बास का काम कर रहा है, तो कोई न्यायालय में है, तो कोई ओटीटी में है, तो कोई पॉलिटिक्स में है। लेकिन हम सबका डायनामिक परिचय कुछ भी हो, हम सबका स्टैटिक परिचय ये है कि ये सब लोग हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए यहां मंच पर बैठे हुए। आप भूमिका कुछ भी निभा सकते हैं, वो हमारी सबकी डायनामिक भूमिका है, लेकिन हम सबकी मिलके एक भूमिका है और वो है हिंदू धर्म की और संस्कृति की। तो यहां पर इनके साथ चर्चा करेंगे। आप अपना अपना माइक ले लीजिए। हमारे साथ कैप्टन चतुर्वेदी से मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टेड है। आप हॉलीवुड छोड़कर जब यहां आए तो किस भावना से आए, क्यों आए और क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसमें कितना सही दिशा में जा रहे हैं ऐसा आपको लगता है, और ये लोग आपके भूमिका में क्या निभा सकते हैं, इनके क्या रोल हो सकता है। ऐसे 5 प्रश्न का एक साथ उत्तर दे दीजिए। जय श्री राम। हमारा राष्ट्र और हमारी सभ्यता इस वक्त, इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ी है, जिस मोड़ पे हम सबको साथ में मिलके ये निर्णय लेना है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। वो कौन सी दिशा होगी जिससे हम अपने अस्तित्व का, अपनी संस्कृति का, अपनी महान परंपराओं का संरक्षण कर सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम इस संस्कृति की अविरल धारा को पहुंचा सकें। ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात ये है, इस बात को आज मैं आप सबसे कहूंगा जितने लोग यहाँ पे हैं, कि आज से हर क्षण इस बात को याद रखिए, खास तौर से जो दिल्ली में हुआ, अभी जो दिल्ली में एक्सप्लोसिव्स मिले, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। लेकिन चतुर्वेदी जी, जो बम मिले ना या बम फुटे, मैं मानता हूं कि उनमें मरने वालों की संख्या से ज्यादा बड़ा नुकसान तो कल्चरल टेररिज्म जो हो रहा है ओटीटी के द्वारा, या ये जो वल्गैरिटी या पोर्नोग्राफी या ये जो कल्चरल टेररिज्म चल रहा है, उसके द्वारा तो आत्मा की हत्या हो रही है। तो फिर जो शरीर से जीवित हिंदू है वो नाम का हिंदू है, अंदर से तो मरा हुआ है। बिल्कुल। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वॉर जो है, जो युद्ध है, वो इस समय कई फ्रंट पे हमें लड़ना है। जो जिस क्षेत्र में, जिस प्रोफेशन में है, उस क्षेत्र में रह के एक योद्धा बन के अपने हिसाब से जैसे भी वो युद्ध कर सकता है करे। मैं मीडिया में हूँ, फिल्म्स में हूँ, ओटीटी चलाता हूँ, मैं मीडिया वॉरियर, मीडिया का योद्धा बन के युद्ध लड़ूंगा। आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में युद्ध लड़िए, लेकिन एक बात का स्मरण रहे हमेशा कि वी आर एट वॉर। ऐसा कितने लोग मानते हैं कि युद्ध चल रहा है? युद्ध चल रहा है कि नहीं? लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये जो लड़ रहे हैं उसमें आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि एक टीवी से, ओटीटी से, डिजिटल मीडिया से कोई योद्धा लड़ाई लड़ रहा है तो अपना लड़े स्क्रीन पे, आपकी भी भूमिका हो सकती है। क्या हो सकती है? बहुत ही आसान है। देखिए, 4 चीजें करनी है। सबसे पहले आप सबको प्राच्यम OTT, प्राच्यम.com पे जाके प्राच्यम OTT को सब्सक्राइब करना है।
प्राच्यम के ऐप्स को डाउनलोड करना है अपने फोन पे। दूसरा, प्राच्यम के हर कंटेंट को 450 के करीब भारत की संस्कृति पे, ज्ञान विज्ञान दर्शन पे और हमारी महान परंपराओं पे, इतिहास पे प्राच्यम में 450 के करीब फिल्में हैं, सीरीज हैं, शोज हैं, कंटेंट हैं। उनको देखना है, उनको शेयर करना है, उनको लाइक करना है और उन पे कमेंट करना है। ये आपका कर्तव्य है, ये आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब कितने लोगों के घर में ओटीटी है? हाथ ऊपर करिए। सिर्फ 10%। आप नहीं देखते, लेकिन इनके सपोर्ट के लिए आपके टीवी में ओटीटी केवल, भले आप देखे ना देखे, लेकिन केवल इसलिए डाउनलोड करिए ताकि इनकी लड़ाई की ताकत बढ़ सके। ये आप कर सकते हैं, बराबर ना? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुदर्शन को फुल टाइम नहीं देख सकते, लेकिन अपने आप सुदर्शन ऑन करके छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भले ही मैं पूरा टाइम नहीं देख सकता, लेकिन सुदर्शन चालू रहेगा और नंबर ऑफ एक साथ ज्यादा व्यूअर रहेंगे तो उससे सुदर्शन की ताकत बढ़ेगी। वैसे ही बाकी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनमें आप कर सकते हैं। तो इनके लड़ाई में यह भूमिका आपकी हो सकती है। और आपने ये भी कहना चाहिए कि जो नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम देखेगा, उनके बच्चे उनके माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालेंगे, और जो प्राच्यम देखेगा उनके बच्चे उनको संभालेंगे। ऑफर दे दीजिए, और ये ऑफर फेल हो गई, उसको 1 करोड़ रुपए होगी नहीं। तो हमें एकदम हमारा प्रोडक्ट है ना ठोक बजा के बताना चाहिए। आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक प्राच्यम की जो यात्रा है उस पे थोड़ा सा बताऊंगा। जो मेरी फिल्म की जर्नी विदेश से शुरू हुई, कनाडा से, फिर अमेरिका गया पढ़ने के लिए, फिर हॉलीवुड में था। एक चीज जो मैंने पूरे पाश्चात्य जगत में देखी वो ये थी कि उन सबके मन में भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ एक अजीब सी दुर्भावना थी, जिसको वो हर किसी भी माध्यम से व्यक्त करते रहते थे। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की, जिससे मुझे प्रेरणा मिली, मेरे गुरुओं से मुझे आदेश हुआ वापस आने का, वो ये था कि वो लोग बहुत अच्छे से सीख रहे थे और उसका उपयोग कर रहे थे, मीडिया और फिल्म्स का, सोशल मीडिया का, उसको वेपनाइज कर रहे थे भारत और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ। तो मुझे लगा कि इसका जवाब देने के लिए हम ये ना सोचें कि सरकार करेगी या कोई और कुछ करेगा या इंडस्ट्री करेगी। जो मेरे अंदर संकल्प, जो जगह, जो प्रेरणा उठी, वो ये थी कि मैं जाके भारत में मैं ये करूँगा जो मुझे ईश्वर ने विधा दी है, जो ये विद्या दी है, उसका सदुपयोग करके मैं भारत की संस्कृति की पुनर्संस्थापना की दिशा में मैं फिल्मों का सशक्त माध्यम, इसका सदुपयोग करूँगा। और इसी से करते करते फिर प्राच्यम OTT आज आया, जो पूरे विश्व में देखा जाता है। अब मैं बताऊंगा कि क्या हमने किया। इतिहास का बोध देना बहुत आवश्यक था, इससे हमने शुरू किया। फिल्म कितना सशक्त माध्यम है मैं आपको ये बताऊंगा। 1-2 मिनट की क्लिप मैं दिखा रहा हूं। 1000 वर्ष का इतिहास भारत का सिर्फ 2 मिनट में। ये है पावर सिनेमा का, फिल्म मेकिंग के मीडियम का। चलिए, आपने जो कहा कि भारत की संस्कृति का काम OTT के द्वारा कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि OTT के द्वारा संस्कृति का काम हो सकता है? कितने लोगों को लगता है? धन्यवाद। उसका एक उल्टा उत्तर देता हूं। कभी भी है ना, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट मतलब हमारा आइडियोलॉजी ये करने के लिए, हमारा शत्रु क्या कर रहा है इसके तरफ भी देखना चाहिए कि नहीं? तो अगर भारतीय संस्कृति का नुकसान डिजिटल मीडिया से, OTT से हो सकता है, तो भारतीय संस्कृति का रक्षण भी डिजिटल और OTT से हो सकता है। यह सिंपल सूत्र है। जब हमने सुदर्शन न्यूज लाया, तब सब लोग इडियट बॉक्स कह के टीवी के खिलाफ बोलते थे। कोई टीवी लाने की बात नहीं करता था, सब कहते थे इडियट बॉक्स है। हमने कहा कि इडियट बॉक्स में घुसना पड़ेगा, वहां अपना विकल्प देना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग उसको मानेंगे। तो इसलिए आप करके दिखा रहे हैं, इसलिए आपका अभिनंदन है। केवल किसी को गलत है कहना सबसे आसान है। ये गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है, और मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ सबको गलत साबित कर रहा हूं। ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? प्राच्यम का वीडियो
अभी देखते हैं। तो ये इन्होंने केवल आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय करना तय किया। For more than 50,000 years, Bharat Bhumi thrived as the pinnacle of human civilization. But somewhere, somehow, things changed. Mughals became Indians, and Indians became Kafirs. Akbar became tolerant, and Shivaji became fascist. Invaders became Kashmiris, and Kashmiris became refugees. Europeans became richer, and Indians became beggars. Stooges became controllers, and patriots became criminals. Maoists became intellectuals, and intellectuals were labeled bhakts. Terrorists became activists, and soldiers became persecutors. Conversion became secular, and reconversions became communal. Propaganda became the truth, and lies became history. Yoga became scientific, and yogis became unscientific. Jai Shri Ram became conservative, and Bharat Tere Tukde Honge became liberal. Journalists became prostitutes, and honesty became hate-mongering. Our philosophies became global, and our country became primitive. Appeasement became inclusive, and Sabka Saath, Sabka Vikas became fascist. So, for the sake of your motherland, act now and learn to be unapologetic. ये देखिए 2 मिनट के वीडियो 1000 साल में हम क्या थे और क्या हो गए, व्हाट वी बिकेम, इसके ऊपर था। तो हमें लगा कि जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ वो ये था कि हमें अपने ही इतिहास से वंचित कर दिया गया। और जिस राष्ट्र में, जिस सभ्यता में इतिहास बोध नहीं होता, उसमें कभी शत्रु बोध नहीं हो सकता, वो सभ्यता फिर नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। इसीलिए हमने शुरू किया इतिहास के ऊपर काम करना, इतिहास पे फिल्में बनाना कि हमारे साथ हुआ क्या। और हमने स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले और 1400 साल तक हमने जो इन्वेजन्स हुए उनके ऊपर सीरीज बनाई। सेकंड वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि पहला था व्हाट वी बिकेम, दूसरा है हाउ वी बिकेम, क्यों हुए हम ऐसे जैसे हुए थे। 1970 का दशक, सोवियत संघ के एक प्रोफेशनल प्रोपेगेंडिस्ट यूरी बेज़मेनोव ने यूएसएसआर से डिफेक्ट करके अमेरिका में शरण ली। केजीबी ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए जो भयावह तरीके इजाद किए थे, बेज़मेनोव ने वो सभी राज दुनिया के सामने खोले। उस प्रोसेस का नाम था आइडियोलॉजिकल सबवर्शन। सबवर्शन की बात दुनिया के सामने भले ही 1970 में आई, पर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल विश्व के कई साम्राज्य हजारों सालों से करते आए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य भी उनमें से एक था। इस्लामी लुटेरों से कहीं ज्यादा शातिर ब्रिटेन्स ने 200 साल तक भारतीयों को ही अपना एजेंट बनाकर भारत पर शासन किया। लुटेरों के इरादे तो समझ आते हैं, पर ये भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में इतने ज्ञान और वैभव के रहते हम अचानक इतने कमजोर कैसे पड़ गए? हम दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से हारे। जो इतिहास हम सबको बताया गया है, ये वो कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के सच्चे इतिहास की, भारत की आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की। स्वतंत्रता, आखिरकार क्या ये सच था? 200 साल की वो काली रात
आखिरकार खत्म हो गई थी। अंग्रेज जा रहे थे बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंग्लैंड के लिए। हमारे चेहरे तो देखने लायक थे। कल वो सुबह होगी जिसके लिए लाखों लड़े। बस कुछ दिन और, फिर सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों को बुलावा आएगा दिल्ली का। सब मिलकर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे। अपना देश अब आजाद है, अब क्या फिक्र। पर वो बुलावा कभी नहीं आया। बंद दरवाजों के पीछे न जाने किन किन समझौतों पर साइन किए गए। फिर अचानक से शोर हुआ कि 10 हफ्तों में देश हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। जिस सिंधु सरस्वती की गोद में हमारा जन्म हुआ था, कुछ ईसाइयों ने हमसे वो छीन ली। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे। लाशें गिनने वाला कोई नहीं था। मगर अपने नेता क्या कर रहे थे? इन सब ने गोरों को ये करने क्यों दिया? इन सब से बहुत दूर वॉइसरॉय आवास पर उस शाम शैंपेन खुली। माउंटबेटन ने इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू जी ने हंसते हुए जाम उठाया और कहा, टू किंग जॉर्ज VI। हमें लग रहा था कि 1947 में गोरे साहब चले जाएंगे। हम गलत थे। कुछ साहब ऐसे भी थे जो कभी गए ही नहीं। साहिब थ्रू लेवल अप 2 पार्ट की सीरीज आप लोग पैशन पे जाके अवश्य देखिएगा। हमारे साथ क्या हुआ ये जानना हमारा अधिकार है, और अब हम जब तक नहीं जानेंगे अपने इतिहास को, तब तक हम अपने भविष्य को कभी भी सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने किया। तो हाउ वी बिकेम, क्या हुआ हमारे साथ, क्या किया लोगों ने, अंग्रेजों ने, कॉलोनाइजर्स ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेताओं ने, इसके ऊपर ये सीरीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास दूसरे राउंड में जरूर आऊंगा। मैं जुदेव जी की तरफ चलता हूं। जुदेव जी, संस्कृति की रक्षा की बात हो रही है, रास्ते सबके अलग है लेकिन लक्ष्य एक है। आप क्या करें, कैसे करें, और जो कर रहे हैं क्या वहां लक्ष्य की तरफ पहुंचने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग उसमें क्या कर सकते हैं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और पूजनीय गुरुदेव के चरणों को कोटि कोटि नमन, जिनके प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं अपने पिताजी को याद करके अपने इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने धर्मांतरण का खतरा को उन्होंने बहुत करीबी से देखा। एक जनजातीय क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जशपुर, और वहां पर एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट धर्मांतरण का केंद्र है। पिताजी ने जब देखा कि कैसे जनजातियों का धर्मांतरण हो रहा है और कैसे जनजाति अपने ही विरुद्ध हो जा रहे हैं, क्योंकि जब धर्मांतरण होता है तो एक जनजाति अपनी धर्म, अपनी परंपरा से दूर होकर अपनों का ही शत्रु हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा, जब एक हिंदू धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि भारत का एक शत्रु बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और पिताजी ने जब ये देखा कि ऐसे में तो एक अलगाववाद की स्थिति आ जाएगी, क्षेत्र टूट जाएगा, तो एक राजा होते हुए उन्होंने
एक जनजाति भाई का, एक दलित भाई का पैर धोकर उसकी घर वापसी करने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत की। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप एक राजा हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं एक राजा किसी भटके हुए जनजाति या किसी दलित भाई का पैर धोकर उसका सम्मान करके उसके पूर्वजों से उसकी संस्कृति जोड़ सकता हूं, तो ऐसे सभी हिंदुओं को करना चाहिए, ताकि कोई हिंदू भटके नहीं। संगठित रूप से हम एक होकर सौहार्दपूर्ण रहेंगे, तभी हमारा सनातन बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा। और उस कार्य उन्होंने लाखों की संख्या में घर वापसी अभियान चलाया, और मुझे गर्व होता है कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं। आप सबका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और मैं वनवासी कल्याण आश्रम और वन योगी पूजनीय बाला साहब देशपांडे जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अनवरत जनजाति क्षेत्रों में, जशपुर के अंचलों में काम किया, जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने काम किया। और उनके सबके चलते जो जशपुर का जो सरगुजा का अंचल है, पूजनीय गहिरा गुरु जी महाराज जी बचा हुआ, वो क्षेत्र नक्सल से प्रभावित नहीं हुआ। मैं इनको नमन करता हूं। और अब बस्तर, जैसे हम बस्तर की बात करते हैं, नहीं, इसके साथ मैं थोड़ा जोड़ भी देता हूं। देखिए, इनका जिला हिंदू संगठन काम करे तो क्या हो सकता है, इसका उदाहरण इनका जिला है। और वामपंथी संगठन काम करे तो उस जिले का कैसा सत्यानाश हो सकता है, उसका उदाहरण बस्तर जिला है। ये भी आपको समझना चाहिए। लोग कहते हैं ना आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी का जमीन पर प्रत्यक्ष क्या उदाहरण है, यह अगर आपको दिखाना है, अगर संघ के विचार से काम किया जाता है तो जिले का जशपुर होता है। जी जी बिल्कुल। और अगर वामपंथ के काम से काम किया जाता है तो उसका बस्तर होता है। ये हिंदुस्तान के सामने उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आदरणीय आपने। और जशपुर क्षेत्र बचा रहा क्योंकि वन योगी पूजनीय बाला साहब देशपांडे जी, वनवासी कल्याण आश्रम और पूजनीय पिताजी, सब लोगों ने मिलकर काम किया। गहिरा गुरु जी महाराज, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, जशपुर बचा रहा, सरगुजा बचा रहा। परंतु बस्तर का जो स्थिति हुआ, उसमें महाराज प्रवीर पंज देव थे, माटी पुजारी जिसे उनको जाना जाता था, जनजाति समाज को जोड़ के उन्होंने रखा था। उनकी कायरतापूर्ण, षड्यंत्रपूर्ण उनकी हत्या की गई। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने उनकी हत्या कराई, और उसके बाद षड्यंत्रकारी ताकतों ने धर्मांतरण उस क्षेत्र में कराया। जनजाति धर्मांतरण हुए और माओवाद की तरफ बढ़ गए, और नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित हो गया, खून खराबे से लाल हो गया, बस्तर जल रहा था। और 2021 में सुकमा के एसपी ने एक लेटर, उस समय के कांग्रेस की सरकार को वार्निंग के तौर पे एक लेटर उसने जारी किया था कि मिशनरी गतिविधियां इतने जोर से चल रही है कि इस पर अगर काबू नहीं पाया गया तो बहुत ही खतरे की घंटी है। ये एक दूसरा समाज एक दूसरे को मारने में आ जाएंगे। पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको मजाक उड़ाया इसका, और कोई एक्शन नहीं लिया। पर अभी हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के दिशा निर्देश में जो बस्तर में जो काम हो रहा है, बस्तर ओलंपिक हो रहा है और बस्तर पंडुम हो रहा है, जिसमें जनजाति संस्कृति का संरक्षण हो रहा है, और बस्तर ओलंपिक से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इससे बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और नक्सलियों का सफाया भी हो रहा है। अमित शाह जी ने सीधे कहा है कि जो भी नक्सलवाद हैं वो समर्पण करें, मुख्य धारा से जुड़े, विकास की ओर बढ़ें, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मार्च 2026, 31 मार्च 2026 तक के नक्सल फ्री भारत का उन्होंने घोषणा किया है। ये काम करके भारतीय जनता पार्टी सरकार करके दिखा रही है, और हमारा लक्ष्य है कि जल्द हजारों की संख्या में वहां पर हम घर वापसी करेंगे, पैर पखार करके उनको सम्मान दे करके उनको सनातन से जोड़ने का काम हम करेंगे। अनवरत हम करते जाएंगे काम।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुदर्शन के कॉन्क्लेव में आए थे। जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वयं जनजाति हैं। ये बहुत बड़ा एक और षड्यंत्र है। बोलते हैं कि जनजाति हिंदू नहीं है। मेरा मानना है कि जनजाति सबसे बड़े हिंदू हैं, क्योंकि जनजाति वनवासी प्रकृति के पूजक हैं और सनातन में प्रकृति की ही पूजा होती है। और मुख्यमंत्री जी खुद जनजाति हैं और वो बोलते हैं जनजाति हिंदू हैं। और सुदर्शन के कॉन्क्लेव उन्होंने कहा किस प्रकार बस्तर में विकास हो रहा है और घर वापसी अभियान निरंतर चलेगा। पिताजी के बेहद करीबी थे और हम सब मिलकर के छत्तीसगढ़ के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं, सनातन को सशक्त कर रहे हैं और विकास की नई ऊंचाइयां उस क्षेत्र को हम सब मिलकर के पहुंचाएंगे। तो अभी लाल आतंक हिंदुस्तान से 2026 अप्रैल तक ना, मार्च तो आप मार्च एंड कह रहे हैं, मैं 1 अप्रैल कह रहा हूं तो 31 मार्च तक लाल आतंक हिंदुस्तान से समाप्त हो जाएगा। कोई मुसलमान जब मुसलमान है तो उसको 36 योजनाएं मिलती हैं। कितनी? 36। उसकी बेटी को साइकिल लेने के लिए अलग योजना, उसके बेटी को स्कूल जाने के लिए अलग योजना, शादी होने के लिए अलग योजना, बच्चे पैदा करने के लिए अलग योजना, और कितने भी बच्चे पैदा करो हर बार अलग योजना। तो मुसलमान रहते हुए 36 योजनाएं सरकार की है। हिंदू बनेगा तो एक भी योजना नहीं मिलेगी। तो आपकी सरकार को, क्योंकि आप बीजेपी के हैं, तो आपकी सरकार को आपने कहना चाहिए कि मुसलमानों की योजनाएं बंद करो। बोले मोदी जी, मुसलमानों की सारी योजनाएं बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान में, मेरे पीछे हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड लागू करो। तो ये आपको कह रहे हैं, आपको ये मोदी जी को बताना है। बीजेपी वाला राजनीतिक तौर पर मुसीबत में, चुनाव में फंस जाता है तो ये सब लोग आपको मदद करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर काम भी करवाना है आपसे, ये भी इनको आना चाहिए। आपको यह भी बताकर मुझे प्रसन्नता होती है, गौरवान्वित हूं कि अभी शीतकालीन सत्र में हमारी सरकार धर्मांतरण के विरुद्ध एक कड़ा कानून लाने वाली है। जो धर्मांतरण करेगा वो बड़े घर जाएगा। और हमारे जनजाति समाज के लिए रामलला दर्शन योजना भी हम करा रहे हैं बड़े पैमाने में। जो हमारे जनजाति सुदूर क्षेत्रों में जो रहते हैं वनवासी, वो भव्य राम मंदिर देखने जाएं और अपने पूर्वजों के बारे में जब जानेंगे उस भव्य मंदिर को देखकर, तो कोई धर्मांतरण नहीं होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर मुसलमान रहते हुए मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएगी तो मुसलमान की हिंदू धर्म में घर वापसी आसान हो जाएगी। यही अभी तक के चर्चा का सार है। बराबर? आता हूं आपके पास। हमारे साथ कुरुताई हैं, अरुणाचल से है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरा परिचय बताया था। तो सबको लेके जाना है कि ना अरुणाचल प्रदेश? तो पहले निमंत्रण दे दीजिए। अरुणाचल तो अब उत्तर पूर्वांचल का सबसे कोना में है, जहाँ पे चाइनीज क्लेम कर रहा है अरुणाचल। हम तो बोलते हैं चाइनीज नहीं है, तिब्बत हमारा है। वो तो बोलते हैं अमेरिका, अरुणाचल उनका है। हम बोलते तिब्बत हमारा है। तो ये तो चलता रहेगा। तो मतलब आपका कहना है कि जब तिब्बत को वापस ले लेंगे तब इनको बुलाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अरुणाचल का दरवाजा हमेशा खुला है। इसका देखिए, अभी तिब्बत हम हंस के बात कर रहे हैं। कभी भी अपने इरादों को मजबूती के साथ एकदम निडर होकर हमेशा कभी भी बिना डगमगाए व्यक्त करना चाहिए। सुदर्शन जो भारत का नक्शा दिखाता है उसमें तिब्बत को दिखाता है हमेशा। पिछली सरकार जब थी तो उस सरकार ने कहा कि आप भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया गया नक्शा दिखाते हैं। मेरे पास नोटिस है सरकार की। तो मैंने कहा मैंने भारत के नक्शे को घटाया नहीं, बढ़ाया है, और यह अपराध नहीं है। तो आप ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अरुणाचल यहां तो लोगों ने बस नक्शे में देखा है छोटा सा, और बस सुनते हैं इधर उधर से कभी। हालांकि मोदी जी आने के बाद जरूर पूर्वोत्तर के राज्यों को बहुत फंड मिल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप लोगों ने वहां भाषा भी और संस्कृति बचाए रखी हुई है। तो आप कर क्या रहे हैं वहां, और ये लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं? हाँ, पहले हम लोग मालूम नहीं था। तो जब से भाजपा सरकार में आया, एयरपोर्ट लाया, फिर रेलवे स्टेशन पथरी लाया, तो अभी हमारा जो यातायात का साधन बहुत ये हो गया।
आप लोग को मालूम है 1962 चाइनीज एग्रेशन में बुरी तरह सामना करना पड़ा, क्योंकि उधर में यातायात का साधन नहीं था, बारूद पहुंचाने का रास्ता नहीं था। इसी का कारण से ये 1962 का हुआ। लेकिन अब जिस तरह का विकास चल रहा है, तो अभी तो हम गर्व से कह सकता है कि अभी कोई मैकेलाल अरुणाचल को अटैक नहीं कर सकेगा। आप क्या कर रहे हैं बताएं। फिलहाल अभी आपने हमको परिचय दिया बेम्बू संशोधन का वाइस चेयरमैन। हालांकि जो भाजपा सरकार आया, हमको डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर का वाइस चेयरमैन रहा। उसी का नाते मैं कह दूं कि 2003 को पहले बार जो धर्मांतर वापस लाने का अभियान किया, जो क्रिश्चियन चले जा चुके थे हमारा भाई, तो एक प्रोग्राम रचा इंडिजिनस फेथ डे। उसी में 11 परिवार को वापस लाने का हम लोग प्रोग्राम बनाया स्टेज पे। उसी में चीफ गेस्ट हुआ करते थे डिप्टी कमिश्नर। उन्होंने डर किया ये एक डीसी के फ्रंट में वापसी करना, बाद में बड़ा हंगामा ना हो, उनका चेयर पर कोई किचन ना उछले, ये डर से वो निकल गया। फिर हम लोग करके दिखाया। तो मैं बीएसपी में जुड़े थे जब राम सेतु आंदोलन शुरू हुआ, तो अरुणाचल से 27 पुजारी संतों को लेके आए थे। तब से मेरा यहाँ पे लगाव हुआ नहीं। हमारा संस्कृति खतरे में। तो जब हमको पहले बार भाजपा सरकार बना 2017 को, तो हमको डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर नया डिपार्टमेंट बनाया, उनका वाइस चेयरमैन बना। तो उसी का दौरे पर मंत्रालय से अभी हर एक मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताऊं, दर्शक मतलब हमारे श्रोताओं को बताऊं, वहां मंत्रियों की संख्या ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इनको मंत्री स्तरीय काम दिया हुआ है। मतलब ये मंत्री है, ये भले हम इनको वाइस चेयरमैन कह रहे हैं, थोड़ा मंत्री कहते हैं तो इनको समझ में आता है जल्दी, इसलिए बताएं। हाँ, मंत्री नहीं। तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हाँ, तो अरुणाचल में 24 जनजातियां हैं, जहाँ की मैं आपातनी समुदाय जनजाति से आगे बढ़ेंगे निशी जनजाति, मेरा भाषा उनसे मिलता नहीं है। फिर आगे जाएगा आदि गालो जनजाति, फिर नोक्टे वांगचू, 24 जनजाति है, उसका भाषा अलग अलग। इसलिए हम लोग का हिंदी थोड़ा सा एक मीडियम हो जाता है। तो अरुणाचल को हिंदी स्टेट माना जा सकता है, क्योंकि हमारा मातृभाषा भी है और एक दूसरे से बोलचाल हिंदी से होता है। सुरेश जी, मैं वही आपका जो चैनल को अरुणाचल बुलाना चाहता हूँ। अभी जिस तरह का हाल ही में आप देखा होगा, पहले हम लोग 10 बरस हुआ ये लव जिहाद, लैंड जिहाद को सुनते हुए, असली क्या है मालूम नहीं था। अभी हमको रियलाइज हुआ है कि अरुणाचल में लव जिहाद और लैंड जिहाद 25 साल पहले हो चुका था। अभी जब हमारा यूथ लोग अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ अल्टीमेटम दे दिया। आज से आप देखिए 2 सप्ताह का बाद अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता है, जो इलीगल अनऑथराइज मस्जिद बनाया, मदरसा और क्या पंजाखाना बनाया, उनको हमारे यूथ लोग खुद तोड़ेंगे। ये पूरा टीवी में ऐलान कर चुका, ये होके रहेंगे। मैंने उनको फोन करके सपोर्ट किया, उन बच्चों से बात की और मैंने कहा कि जहां तक तुम लड़ सकते हो लड़ो, क्योंकि उनके वीडियो लेकर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे जिहादी संगठन कह रहे हैं कि देखो अरुणाचल में कैसे अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो हमने कहा जहां तक लड़ सकते हो लड़ो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी अरुणाचल आ जाएंगे। बहुत बहुत। और सुरेश जी उस दिन, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई राज्य अपने दम पर, सरकार के बिना, जनता के द्वारा घुसपैठियों को निकालने में सबसे ज्यादा परसेंटेज में सक्सेस होगा तो अरुणाचल रहेगा। क्योंकि जो म्यांमार में किया गया ना, जो म्यांमार में किया गया वो अरुणाचल में चल रहा है। मैं एकदम आसान भाषा में बताऊं, और मैं केवल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हमारा शत्रु जाग जाए, इसलिए बता रहा हूं कि आप भी अपने यहां पर कर सकते हैं और करना चाहिए। थोड़ा बताइए, उसको विस्तार से बताइए। और अभी अरुणाचल में बहुत सा एक वायरल चल रहा है, तो हम लोग एक बोलने का उदाहरण भी मिल जाता है। अरुणाचल में 60 विधानसभा सीट हैं, 60 में से 19 क्रिश्चियन विधायक हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है। अरुणाचल में 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो पास हुआ था 1978 में, उसको अभी तक लागू नहीं किया। उसी को लेकर के अरुणाचल का वासी, हमारे इंडिजिनस PIL फाइल किया।
तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 महीने का मोहलत दिया है गवर्नमेंट को, उसको सुधारो, जल्दी इंजेक्ट करो। तो 6 महीना ओवर हो गया, अभी मीटिंग जारी है, या अभी कंटेम्प्ट में आएगा हमारा सरकार। और उस दिन जब मस्जिद को हटाने का इलीगल जो अनऑथराइज बनाया, कोई उस पर हमारा जो टिप्पणी नहीं किया। हमारा 60 विधानसभा में से हमारा माननीय टाइगर ए राजा सिंह तेलंगाना का जो एमएलए लेस्टर, उन्होंने बहुत जोरदार रूप से सपोर्ट किया। उनको लेकर के हम लोग अभी ताना मारता है अरुणाचल का विधायक, ये हिजरा है क्या? जब इंडिया के साउथ कोने से इसको आवाज उठाता है, सपोर्ट करता है, आप लोग चुप क्यों हों? तो उसको लेकर अभी बबल बहुत मचे हुए हैं। और हम तो पूरा अनुमान है कि ये महीना या जनवरी के तक जो इलीगल अनऑथराइज जमीन हड़प्पा वो पूरा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, वाह, बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा ना कि अरुणाचल एक उदाहरण होने वाला है, और ये करके दिखा रहे हैं। आप भी अपनी जगह पर करके दिखा सकते हैं। पिछले दिनों हमने भारत उदय एक सीरीज चलाई विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों में। तो हमने किसी राज्य के साथ पहला कार्यक्रम करना था, दिल्ली में कॉन्क्लेव करना था, तो हमने अरुणाचल प्रदेश को चुना। अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री सुदर्शन के मंच पे आए थे, और मैंने कहा कि अरुणाचल और पूर्वोत्तर के राज्य सारे ईसाई हो गए, ऐसा सब लोग मानते हैं, जबकि वहां पर अरुणाचल में और सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदू प्रतीक, मंदिर, सब कुछ है। उसके प्रचार के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए की घोषणा सुदर्शन चैनल की तरफ से की, और हमने एक हमारा ब्रिज बनाया दोनों के बीच में। सुदर्शन की तरफ से हमारे एक जोजो नाम की पत्रकार हैं, और उधर से मुख्यमंत्री के ओएसडी, ये मिलकर एक लंबी योजना बना रहे हैं, जिस पर हम अरुणाचल का प्रचार, अरुणाचल का विकास और अरुणाचल में ज्यादा लोग जाए, ये काम करने वाले हैं। तो उसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सब लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस आपका सपोर्ट जरूरी है। और अरुणाचल अभी ये धर्मांतरण और आपका जो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ मुस्लिम जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहा है, इनको खरीदने के लिए हमारा यूथ काफ़ी है। और मैं आपको आश्वासन दूँ, जब पिछले बार गोवा कन्वेंशन में आए थे, तो मार्च पे में ऐलान किया था ईसाई मिशनरी का जो पोस्टफुल कन्वर्जन, इंड्यूसमेंट, एप्समेंट को 5 साल का अंदर में ख़त्म करेगा। उन्होंने तौर मरकर अरुणाचल में एक इलेक्शन कैंपेन चलाया, कुरुथाई गोवा में, सारे क्रिस्तान को 5 साल में ख़त्म करने वाला है, इस तरह का वीडियो बना दिया। तो उसी का दौरान भाजपा से सो कोई नोटिस, फिर FIR लॉज, तो बाद में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करना पड़ा। तो इस मार्च से मैं वही बोलता हूँ कि हाँ, अरुणाचल में जो पोस्टफुल कन्वर्जन, एपीजमेंट, फ्रॉडुलेंट मीन्स, ये 5 साल में ख़त्म करेंगे, ये मेरा वादा है। वाह, पोस्टफुल कन्वर्जन को। आपके जैसे दूसरे राज्यों में भी है क्या पूर्वोत्तर में? अभी जिस तरह का असम एक सफाई आसाम तो है। मेरे पीछे ताली बजाकर आसाम के मुख्य, मैं कहूंगा मेरे पीछे, आपने कहने का हम वीडियो बना रहे हैं। मैं दिल्ली के भारत मंडपम में हिंदुस्तान से आए हुए 1000 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों के तरफ से आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का धन्यवाद करते हुए समर्थन दे रहे हैं। भारत माता की। हेमंता बिस्वा शर्मा, आगे बढ़ो। ये कोई राजनीतिक समर्थन नहीं है, जो देश के लिए लड़ेगा उसके साथ हर हिंदू खड़ा रहेगा। तो अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, बाकी राज्यों की क्या स्थिति है? बाकी में पहले से जो बीज फैलाया हुआ मिशनरी का, अभी मणिपुर का जागरा आप देख रहे हैं, ये तो उसी का हलचल हो गया। जहाँ जहाँ मिशनरी फैला, तो उसी में तो उग्रवादी संगठन सबसे ज़्यादा मणिपुर में, नागालैंड में, वो क्रिश्चियन स्टेट जैसा है, 90% क्रिश्चियन है, वो जैसा है। जहाँ भी जो आर्म पकड़ जाता है, उसमें कहीं मेड इन इंडिया नहीं दिखता है, चाइनीज मेड पिस्टल, ग्रेनेड, तो इसमें पूरा डायरेक्ट लिंक चाइनीज से है, ये हम मानता है। और सुरेश जी, में अभी जिस तरह का जो अरुणाचल में एक हॉट डू और डाई चल रहा है, जिसमें हमारे कमता पासंग, एक जबरदस्त यूथ लीडर, और अपना तारो सोनाम, ये दोनों को आप एक बार बुलाइए। मैंने उससे बात किया, दोनों से बात किया हूँ। उन्होंने पूरा
अपना जान को निचोड़ बिल्कुल, करेगा बिल्कुल। लेकिन उसको चोरेगा नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तान लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जो भी लड़ेगा हम सब उसके साथ हैं, बराबर। हमने नागालैंड में रोजाजो नाम का एक गांव है, एक लड़की भी हमारे साथ आई हुई है, अगर है यहाँ तो दिखाओ। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत में आए, पहले रोजाजो में आए थे, फेक डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड में, बर्मा के बॉर्डर पे। तो हमने उस गांव को गोद लिया। वहां बस नहीं चलती थी, सड़क नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क नहीं था। हमने वहां के बच्चों को दिल्ली लाया, सुदर्शन मीडिया एकेडमी में पत्रकार बनाया, और आज वो पूरे 7 राज्यों का कोऑर्डिनेशन भी कर रही है। उसमें से एक यहाँ पर भी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये देखिए। मतलब हम केवल बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। और हम पूर्वोत्तर का, मैं आज घोषणा कर देता हूं इस मंच से, पूर्वोत्तर राज्य से जो भी पत्रकार बनना चाहता है उस सनातनी को हम 1 रुपया लिए बगैर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की डिग्री फ्री देंगे। अरे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सुदर्शन जी। आपको शायद मालूम नहीं होगा, प्राच्यम ने अभी एक फिल्म बनाई रिसेंटली, द वॉर फॉर अरुणाचल। चाइना का जो प्रोपेगेंडा था अरुणाचल में, और जिस तरीके से वो क्लेम डालते थे और दिग्भ्रमित करते थे, उसके ऊपर भारतीय सेना के साथ प्राच्यम ने फिल्म बनाई, द वॉर फॉर अरुणाचल, जिसको माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया। और वो फिल्म कामेंग में परमानेंट फीचर है, कामेंग के वॉर म्यूजियम में। तो हम सबसे निवेदन करेंगे, आप सब लोग अवश्य जाएं अरुणाचल। मैं तो पूरा अरुणाचल घूमा, मुझे सौभाग्य मिला, मैं चाइना के बॉर्डर्स पे जाके हमने शूट किया। आप जाइए, इतना सुंदर प्रदेश है, आप लोग जाइए। और जब आप लोग जा रहे होंगे तवांग की तरफ, तो कामेंग जो पड़ेगा, वहाँ पे ये म्यूजियम है, जहाँ पे बड़े पर्दे पे वहाँ के थिएटर में ये फिल्म देख सकते हैं आप, तो अवश्य देखिएगा। जो भी यहाँ पर संगठन है, अरुणाचल में जाना चाहिए, अपना संगठन खोलना चाहिए। हमारे यहाँ पर जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज है, महाराज जी एक आश्रम खोला जाए क्या अरुणाचल में? हाँ, जगह होगा? बिल्कुल, आर्ट ऑफ लिविंग चल रहे हैं। हाँ। और अपना जो तो बाबा जी एक आश्रम की घोषणा कर दें। चलिए, एक आश्रम अरुणाचल में। देखिए, बातें कम, केवल भाषणों से बचने वाले हैं क्या? नहीं तो चर्चा तो टीवी पे रोज देखते हैं आप। क्या काम की हो? जब तक निर्णय नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तय नहीं करेंगे, एक्शन, उसका मॉनिटरिंग, रेक्टिफिकेशन और रिजल्ट, ये समीकरण होता है। तो उस समीकरण से आगे बढ़ेंगे। आपके पास आता हूं, अरुण कुमार अधिवक्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रयाग हाईकोर्ट हमारे साथ है। मैं सबसे लास्ट में आपके पास आया कि हम सब ठोका ठाकी करेंगे, कानून तोड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर आपकी मदद के लिए आपके पास आएंगे, इसलिए सबसे लास्ट आपके पास आया हूं। तो आप क्या करते हैं और ये लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं? देखिए सुरेश जी, मैं सुदर्शन टीवी का नियमित दर्शक हूँ। सबसे पहले मैं हिंदू जागृति समिति का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने कुछ अपनी बात रख सकूं। वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज बहुत धीमी है आपकी, दोनों हाथ उठा के कहिए जय श्री राम। 1 मिनट में थोड़ा अपडेट दे दूं। अभी हम देश की संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे थे और हमारे बीच में भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी आए हुए हैं। आपका स्वागत है। आप सीमा की रक्षा की बात कर रहे, काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम अंदर की रक्षा की बात करें। आप सीमा के उधर के पाकिस्तान को देख लीजिए, अंदर वाले से हम देख लेंगे। दोस्तों, मैं जरा सा ये जो डिस्कशन हो रहा था उससे थोड़ा हट के मेरा विषय है, क्योंकि मुझे गंगा पे बोलने को कहा गया है। गंगा इस तो आपने देश जो किया वो जरूर बता दीजिए, क्योंकि सबको पता चले, फिर क्या करेंगे बताइए। गंगा जी पूरे भारत की जान है, संस्कृति को पोषित करती हैं आदिकाल से। गंगा जी गंगोत्री से निकलकर
गंगा सागर में समाप्त होती हैं। 2025 किलोमीटर की यात्रा वो करती हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने गंगा को एक विशेष स्थान इसलिए दिया है कि उन्होंने भारत देश का या विश्व का भ्रमण करके जहाँ पर ह्यूमन बीइंग को कोई फ़ायदा हो सकता था, उन स्थानों को चुनकर उन्होंने देव स्थान या तीर्थ स्थान के रूप में उसको माना है। जैसे प्रयागराज में लेता हूँ, क्योंकि प्रयागराज अभी हाल में यहाँ कुंभ हुआ था। आपने देखा कि यहाँ 65 करोड़ लोग बिना किसी इनविटेशन कार्ड के प्रयागराज पहुँच गए और उन्होंने संगम में स्नान किया। संगम मेरा कहने का मतलब है गंगा और यमुना का मिलन। गंगा जी में विशेष बात यह है कि गंगा जी में साइंटिफिक वैल्यू है। गंगा वाटर एक साइंटिफिक लिक्विड, या इसको इम्पॉर्टेंट लिक्विड कह सकते हैं आप, वो इसलिए क्योंकि आपकी तमाम चीज़ों की जीवन प्रणाली में उसकी रक्षा करती है। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि गंगा जी जब हरिद्वार तक आती हैं तब तो हरिद्वार के पहले ऋषिकेश पर पहाड़ के ऊपर होती हैं, और जब नीचे आती हैं तो उनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। उसका कारण ये है कि गंगा जी का जो आल्टीट्यूड और मैग्नीट्यूड है वो साइंटिफिक रूप से इतना अच्छा है कि जब गंगा जी बहती हैं तो सरपेंटाइन हो जाती हैं और ऊपर की जितनी जड़ी बूटी है उसको लेके साथ में आती हैं। और गंगा जी सरपेंटाइन हो जाने की वजह से, जैसे आपने फ्रिज देखा होगा, फ्रिज के पीछे बहुत से जो कॉइल होता है वो यू शेप का हो जाता है। तो जब सरपेंटाइन बहती हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन से इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है, और जब एक ऑक्सीजन से इंटरेक्शन बढ़ता है तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए गंगा जी के पानी में आप स्नान करें और किसी नदी के उसमें स्नान करें तो आपको ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा मिलने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि आप ये चीज़ सोचिए कि पूरे विश्व में नदी में नहाने का प्रोविज़न भारतवर्ष में ही हमारे साधु संतों ने क्यों बनाया है, ऋषि मुनियों ने क्यों बनाया है? इसके पीछे रीज़न है कि जब आप उस ग्रह के, चाहे पूर्णमासी हो चाहे अमावस्या हो, जब आप उस स्थान पे नहाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे जब संगम में एक 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर में माघ मेला या कुंभ मेला लगता है, उसमें करोड़ों लोग नहाते हैं, तो उस समय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बगल में नहाने वाले व्यक्ति को स्किन डिजीज़ है या उसको कोई और डिजीज़ है, ये आपको नहीं मालूम होता, और जब आप वो डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, तो वो वायरस आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है और आपको एक आप उसको कह लीजिए कि एक तरह का एंटीफाइलेक्टिक रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है उस रोग से ठीक हो जाती है। इसीलिए माघ मेला या कुंभ मेला में या और जगह नहाने का प्रोविज़न बनाया गया है, और उसी पानी को लोग रोज़ नहाते हैं, खाना बनाते हैं और उसको पीते हैं। तो आपने देखा कि इतने कुंभ में, लास्ट कुंभ में इतने लोग थे, वहाँ पर कभी कोई महामारी नहीं हुई, वरना किसी और देश में होती तो महामारी हो जाती। मैं इसी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने न्यायालय में गंगा जी का जो केस लड़ा 2006 से अब तक, जितने भी केसेस वर्ल्ड में यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और यहाँ पर हुए, उनको सबको मैंने ही लड़ा है, और 200 से ज़्यादा उसमें ऑर्डर्स कराए हैं, जिसका कि आप इफ़ेक्ट अब देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब कोविड हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू किया और तमाम साइंटिफिक रिसर्चेज पढ़ी वर्ल्ड की, और उसमें मैंने पाया कि गंगा से रोग का भी निदान हो सकता है। तो वायरस का निदान क्यों नहीं हो सकता जो कोविड में हुआ? तो इसके लिए मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा, और राष्ट्रपति जी ने मेरा प्रेजेंटेशन, उस समय जब कोविड सेकेंड फेज़ में था, बहुत ज़्यादा था, तो मेरा प्रेजेंटेशन ICMR को दिलवाया।
आईसीएमआर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम दवा नहीं बनाएंगे, गंगा जी से क्योर नहीं हो सकती। उसके पीछे मैं भी कारण बताता हूँ, नहीं हो सकता है। तब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से बात किया और 5 डॉक्टरों की टीम बनाई। उन्होंने नेज़ल स्प्रे बनाया गंगोत्री से पानी लाके और उस पर ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने 600 लोगों पर उस पर प्रयोग किया। जिन 300 लोगों को नेज़ल स्प्रे दिया गया, वो नेज़ल स्प्रे देने का इफेक्ट रहा कि उनका आरसी या कोविड का वो निगेटिव आया। बाकी सबका पॉजिटिव, कुछ लोगों का पॉजिटिव आया, कुछ का निगेटिव आया। तो फिर उन्होंने उसमें क्लिनिकल डाटा डाला और डालने के बाद उसको उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस में भेजा और इंटरनेशनल प्रेस में मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये पहला पेपर था जो गंगा के मेडिसिनल वैल्यू को इस्टेब्लिश करता है वर्ल्ड में। ये ट्रीटमेंट कोविड-19 गंगा जल, हाँ। ये तो मैंने राष्ट्रपति जी को दिया था। राष्ट्रपति जी जिसके ऊपर आईसीएमआर को कहा, उसने हमारा प्रेजेंटेशन लिया था। बिल्कुल, ये सब विषयों पर हम सबकी श्रद्धा है और ये केवल आस्था का मुद्दा नहीं है। वीडियो दिखाने तक मैंने एक कुंभ पर पुस्तक लिखी थी, उसके 6 पॉइंट बताता हूँ। जब कुंभ होता है तो ये केवल आस्था का मामला है क्या? नहीं, इसके पीछे विज्ञान है। क्या विज्ञान है? तो जब हम सामूहिक अनुभव करते हैं, मतलब लोग साथ एक साथ स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं, तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, हार्मोन है। और ये हार्मोन बढ़ने से, इसको इंग्लिश में लव हार्मोन भी कहते हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है गंगा में स्नान करने से। ये बात और है कि हम स्नान करते हैं तो कुछ लोगों को जलन मैंने भी होती ये बात है। इसलिए कही मतलब थोड़ा बीच में जी, पूछ जी, लूं, गंगा वालों को तो आनंद होता है, लेकिन ये जमुना वालों को जलन क्यों होती है? मैंने ये बात इसलिए कही कि यहाँ साधु संत सभी लोग बैठे हैं। गंगा में एक वायरस होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफॉज। यस। ये बैक्टीरियोफॉज वायरस, अभी तक इसलिए इसको बैक्टीरिया कहते थे क्योंकि हैकिंस ने इसको 1836 में इसको डिस्कवर किया था कि, और इसका नाम दिया था बैक्टीरियोफाज, क्योंकि बैक्टीरिया को ये खा जाता है, इसलिए बैक्टीरियोफाज नाम इसका रखा। लेकिन मैंने ये देखा कि इससे वायरस को भी मारा जा सकता है, इसलिए इसका नाम वायरोफाज भी होना चाहिए। इसलिए गंगा का पानी जब देश भर में लेके जाते हैं, लोग सब कहते हैं ना गंगा का पानी लेके आओ, तो आप पानी तो छोटा सा बोतल में लेके जाते हैं, लेकिन पानी घर जाने के बाद नहीं, घर जाने के बाद आप कितने भी पानी में अगर गंगा का पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर का जो एंटीवायरस है वो उस वायरस को मार देता है। इसके पीछे का ये विज्ञान है। मतलब हमारे पूर्वज ऐसे ही पानी लेके आओ ऐसा नहीं कहते थे, उसके पीछे विज्ञान था। हाँ, इसके पीछे विज्ञान था। ये मैंने कोर्ट के सामने भी रखा है, क्योंकि तो कोर्ट ने माना, कोर्ट ने मेरी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है। और मेरा ये अनुरोध है भारत सरकार क्योंकि से, हम लोगों का कोर्ट के बारे में थोड़े अलग राय है क्या नहीं? तो इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मैंने 225 ऑर्डर्स कराए हैं, केवल साइंटिफिक स्टडीज को रख के जजेस से मनवाया है मैंने, और उनको मानना पड़ा है कि ये बात, क्यों देखिए आध्यात्मिक बात करेंगे तो जजेस नहीं मानते, लेकिन जब साइंटिफिक प्रूफ उनके सामने दे दिया जाता है तो उसको मानते हैं। और इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 125 के लगभग ऑर्डर्स किए हैं तमाम इश्यूज के ऊपर। चलिए, उसमें प्लास्टिक भी बैन हुई है। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, साधु संतों से भी कह रहा हूं कि कुंभ में हमारे शंकराचार्य वगैरह आते हैं, मैं सबसे चारों शंकराचार्य जी से मैंने कहा है कि आप कम से कम इसका प्रचार करें। और गंगा जो है वो कभी भेदभाव नहीं करती, राइट टू इक्वलिटी हमेशा रहती है उसके साथ। वो सबके खेत को सींचती है, चाहे वो अलेक्जेंडर साहब हों, चाहे मोहम्मद यासीन हो, चाहे वो राम प्रसाद जी हों, चाहे कोई हो, सबको समान रूप से ट्रीट करती। तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो जितनी ज़्यादा हमारे नदियों में है उतना किसी में नहीं है। मैं थोड़ी ऐड करना चाहूँगा, मतलब ये, क्योंकि आपने तो साइंटिफिक बात बोल ली, लेकिन कोई गंगा का भक्त बनकर स्नान करता है तो फायदा देती है। बिल्कुल, गंगा एक ऐसी संस्कृति को डेवलप करती है जो आपके ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही अच्छी है। यस, आपके मैं आखिरी शब्द से सहमत हूं। मुझे लगता है कि आप चारों से हमने चर्चा कर ली है, अगले सत्र के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। ये सारे लोग इतना काम करते हैं कि हर एक व्यक्ति दिन भर भी यहाँ पर बताता रहे तो भी काम इनके पास बहुत है करने के लिए, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अचानक मुझे कहा गया कि इस सत्र का संचालन मैं करूं। तो ठीक हुआ ना? तो
आप सभी ने सहयोग किया। ये सारे लोग 2 दिन यहीं पर है, मैं भी 2 दिन यहाँ पर हूँ। बाकी चर्चा हम अपने पर्सनल मीटिंग में करेंगे। अभी जो कार्यक्रम हुआ इसको रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज पर चला दे क्या? हाँ, तो रात 8 बजे सुदर्शन पे चला देंगे। अच्छा, एक लास्ट बात आपकी लेते। लास्ट बात मेरी ये है, इस सभा के माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो भी गंगा की मेडिसिनल वैल्यू है इस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो हमारे आप इससे सहमत हैं सब लोग? भारत सरकार इस पर कोई कार्य ज्यादा नहीं करा रही है। जो वो नेजल स्प्रे बनवाई थी वो केवल 20 रुपए की है, 20 रुपए उसकी कॉस्ट आती है। और गंगा जल से अभी आप कैंसर ठीक कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। इससे तमाम और भी चीज़ें क्योर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका वायरस किसी भी वायरस में पेनिट्रेट करके घुस जाता है और उसके आरएनए को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए वो चीज़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो कैंसर इस समय पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इस पर वर्क होना चाहिए। तो इस पे पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, इसीलिए मैंने रिट फाइल करी हुई है कि मेरा जो ये दावा है, बिल्कुल। ये पुणे देखिए, आप मांग करते रहिए, ये होगा तो मोदी सरकार में होने की संभावना है। जी, जी। तो इसलिए जो करना है इस सरकार से करवा लीजिए। आज के इस डिस्कशन को हम यहाँ समाप्त करते हैं कि जुदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा करके आपने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया और घर वापसी कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए। इसलिए इनके पार्टी ने क्या करना है, समान नागरिक संहिता कानून लाना है ताकि जो मुसलमान आना चाहे वो भी आ सके। प्राच्यम वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे इनके वीडियो। और जो हमारे कुरु ताई है, इनका समर्थन करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, और वकील साहब, आपने तो बहुत अच्छा विषय रखा। वैसे आपको बता दूं, मेरे ऊपर 1832 केसेस हैं। तो अब मुझे वकीलों की ज्यादा जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे। जय श्री राम। जय